नोटबंदी में क्यों आया धर्म का एंगल, इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हैं कई बड़े दिग्गज। अभी एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ हैं, क्या बोल रहे हैं आइए सुनते हैं। क्रांति जी जवाब दे देंगे इसका, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ओवैसी साहब, जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं नोटबंदी से, आप कह रहे हैं मुसलमान ज्यादा हैं, उन लोगों को कैशलेस जाने में, बैंकिंग सिस्टम में आने में दिक्कत क्या है? ओवैसी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ? जिन लोगों की आप वकालत कर रहे हैं, मुझे लगा शायद आप जवाब सोच रहे हैं। अभी वो उठकर आए हैं तो उनको मौका दिया जाए, इसलिए नहीं, मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ वेदांती। हाँ। जिन लोगों की आप वकालत कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं नोटबंदी से सबसे ज्यादा असर मुसलमानों पे हुआ है, हाँ। उन लोगों को बैंकिंग सिस्टम में आने में दिक्कत क्या है? आप बैंक कैशलेस की तरफ आने में दिक्कत क्या है? अरे कल तूफान आया चेन्नई में, इंटरनेट स्लो हो गया तो सबके लिए है। अरे सुनिए तो सही, फिर आपका पीओएस क्या काम करेगा? सबके लिए ओवैसी जी। अरे भाई आप देखिए, हमारे पास कैसा करते हम गरीब को बर्बाद करके मुल्क में रिफॉर्म करते। हम कह रहे ऊपर से करो भाई, आप नीचे से बर्बाद करके क्यों रिफॉर्म करना चाहते हैं? आप ऊपर से करिए ना। और बैंक आप खोलते क्यों नहीं? मैं रोकूंगा आपको बैंक खोलने के लिए? एक मिनिस्टर तो कह दिए कि फैमिली प्लानिंग मजबूरन होनी चाहिए। अरे भाई आप बैंक्स खोलिए ना। तो फिर ये जो लॉजिक दिया जाता है, एक आर्ग्यूमेंट है कि बैंक से मुसलमान जुड़ना नहीं चाहता है क्योंकि सूद हराम होता है। अरे अकाउंट देखिए, मैं अगर करंट अकाउंट खोलूंगा तो सूद कहाँ आएगा उसमें? मैं फिक्स डिपॉजिट खोलूंगा तो इंटरेस्ट आएगा। और तीसरी बात यह है कि आप तो इस्लामिक बैंकिंग को अलाउ कर रहे हैं। सऊदी अरब को जाके, ये दोनों अलग अलग बातें हो गई। इस्लामिक, एक तरफ आप कह रहे हैं बैंक नहीं है, दूसरी तरफ आपके भी कुछ रिजर्वेशन है। मेरे कोई रिजर्वेशन नहीं है, लोन नहीं लेंगे, मेरे कोई रिजर्वेशन नहीं। मैं तो कह रहा हूं लोन दो मुझे। आपको मैं बता रहा हूं कि 3 मार्च टाइम्स ऑफ इंडिया 2016 में वजीउद्दीन की रिपोर्ट है, जिसमें कहा है कि मुसलमान और दलित को सिर्फ 2% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लोन मिलता है। मैं तो कह रहा हूं क्रेडिट दो मुझे। और आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आया कि ये डीमोनेटाइजेशन के बाद 1 लाख करोड़ का लेंडिंग ही नहीं हुआ मुल्क में, सबको नहीं हुआ। आप अंदाजा लगाइए कि 2 साल के बाद बारिश हुई, बेहतरीन बारिश हुई, फसल खड़ी हुई है, बगैर गोली चलाए, बगैर टीयर गैस, बगैर लाठीचार्ज के तबाह और बर्बाद कर दिए घरों को पूरा। ये कोई बात है? ये क्या बात है? इनफॉर्मल सेक्टर तो अच्छा, व्हाइट गुड्स 50% जीरो है। अगर 2% जीडीपी भी अगर गिर जाता है, एक जीडीपी 1,30,000 करोड़ का होता है, यानी 2,60,000 करोड़। ये राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद। जवाब दीजिए वेदांती जी। जीडीपी का भट्टा बैठा दिया और सीधे चैलेंज दे रहे हैं ओवैसी साहब, कह रहे हैं 5 स्टार्स में सारा पेमेंट डिजिटल कर दीजिए, शराब सिगरेट की बिक्री सारी डिजिटल कर दीजिए। ये क्यों नहीं करते हैं? बड़े लोगों पे हमला नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं नीचे से आप शुरू करते हैं। ओवैसी जी का सुझाव अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि मोदी जी ने जो कहा है कि सारे देश के लोगों को डिजिटल होना चाहिए, और सारे देश के लोग यदि कैशलेस प्रणाली में जुड़ जाएं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? लोगों को जब बाहर नोट लेकर के जाते हैं, गड्डी लेकर जाते हैं, तो चोरी का भय रहता है, डकैती का भय रहता है, लेकिन उससे कोई भय नहीं रहेगा। इसलिए यदि इस संबंध में भारत सरकार कैशलेस की व्यवस्था सब जगह लागू करती है, ना मन तक पहुंचेगी ना तन तक पहुंचेगी। धीरे धीरे ये व्यवस्था सारे देश में लागू हो सकती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा, सनई कंथा सनई पंथा सनई पर्वत लंघना। मोदी जी ने इस काम को प्रारंभ किया है और मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे। तो देखिए, आप मोदी जी का नाम ले रहे हैं, आपने तो अभी तक सीखा नहीं कैशलेस पेमेंट नहीं, वेदांती। धीरे धीरे इस देश के लोगों को भी सिखा दिया जाएगा। जब देश के लोग सीख जाएंगे, हम भी सीख लेंगे। इसमें क्या है? कोई आश्चर्य की बात? आपकी जिम्मेदारी तो सिखाने की है सरकार की तरफ से। सिखाएंगे भी और सीखेंगे भी, दोनों काम करेंगे। ऐसा थोड़ी है। आप बिल्कुल नहीं करते हैं? आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं है? नहीं, मैं क्रेडिट कार्ड नहीं रखता हूँ, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो क्रेडिट कार्ड भी लूंगा, कैशलेस कार्ड भी लूंगा, और उसकी व्यवस्था भी आवश्यकता पड़ेगी तो अभी तक नहीं पड़ी? अभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। आप पैसे वैसे निकालने गए कभी वेदांती जी? निकलवाए आपने? आराम से मिल गए? मैं तो केवल पार्लियामेंट के बैंक में जाता हूँ और कहीं हमारा खाता है नहीं, केवल पार्लियामेंट में ही खाता है बस। आराम से पैसे मिल जाते हैं? आराम से पैसे मिल जाते हैं, आराम से, कोई परेशानी नहीं होती। जितनी पैसे की आवश्यकता होती है पार्लियामेंट के बैंक से मिल जाती है। ओवैसी जी, आप मैं तो सुबह से हमारे, उन्होंने कहा जितना पैसा चाहिए आपको मैं देता हूँ।
सुबह से हमारे मन से एक एक करके सरकार के सारे मंत्री आ रहे हैं। सामान्य जनमानस में जी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आप चले जाइए किसानों के पास, मजदूरों के पास चले जाइए, सब लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये जो काम किया है नोटबंदी का, बहुत अच्छा किया है। इससे भ्रष्टाचार फैल रहा था, काला धन इकट्ठा करके लोग जबरदस्ती लोगों को वोट देने के लिए विवश करते थे। कुछ ऐसे तथाकथित नेता लोग थे जो पैसे के माध्यम से वोट खरीदते थे, लेकिन अब वो पैसा रह नहीं गया, इसलिए अब वोट खरीदे नहीं जा सकते हैं। इसलिए भी देश के नेता लोग नाराज हैं। नहीं, अब लेकिन भाजपा ने ऐसा कभी काम नहीं किया। नाराजगी उन्हीं लोगों को है कि जो पैसे के बल पर वोट खरीदते थे। भाजपा ने कभी पैसे के बल पर वोट नहीं खरीदा, अन्य पार्टियों ने पैसे के बल पर वोट खरीदा, इसलिए उनको कष्ट है, उनको दुख है, इसलिए पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सारे देश की जनता, मोदी जी ने जो पुराने नोटों को बंद किया है, 1000 और 500 के नोटों को बंद किया है, अधिकतर जो काले धन के रूप में जिसका दुरुपयोग लोग करते थे, और विशेषकर आतंकवादी लोग करते थे। ज्यादातर नहीं होंगे वेदांती जी। नहीं, आतंकवादी लोग इसका प्रयोग करने लगे थे, और आतंकवादियों के हाथ में ये पैसा ज्यादा मात्रा में आ गया। चाहे कश्मीर से संबंधित आतंकवादी हो, चाहे माओवादी हो, और चाहे नक्सलवादी हो, इनके पास में पैसा आ गया था। इसके कारण आतंकवाद फैला था। इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सबसे बड़ा काम मोदी जी ने बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा काम किया। एनआईए ने एक स्टडी की थी। एनआईए ने स्टडी में कहा कि हिंदुस्तान की टोटल कैश इकोनॉमी 17 लाख करोड़ की है, जिसमें से सिर्फ 400 करोड़ CFN-IN है, काउंटरफिट इंडियन करेंसी। ये जो है ना, हैदराबाद की कहावत में एक है कि 4 आने के बंदर के लिए 12 आने की रस्सी का काम इन्होंने कर दिया। 17 लाख करोड़ की इकोनॉमी में 400 करोड़, जो 0.01% है। थोड़ा आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं स्कीम को नाकाम करार देने में? थोड़ा इंतजार करिए। 50 दिन मांगे हैं मोदी जी ने, आप थोड़ा देखिए बैंकों में इतना पैसा आ रहा है। एक काम करेंगे ना, एक काम करेंगे, 50 दिन के बाद हम फिर यहां मिल लेंगे। चलिए, आप प्रोग्राम में आ जाता हूं। अरे भाई, 50 दिन में क्या करेंगे आप? जो आपने 30 दिन में नहीं किया, 2.5 साल में नहीं किया। आप और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर वेदांता कैश फंड, दिल्ली हाई वायलेशन है। तो करप्शन के मामले में कांग्रेस बीजेपी एक होकर पार्लियामेंट में रेट्रोस्पेक्टिव बिल पास करा लिया। अरे आप पैसे लेते हैं ना, वेदांता से पैसे लिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, तो बीजेपी कांग्रेस को करप्शन नजर नहीं आता। अगर मैं 50 दिन कह रहे हैं। सुनिए, 8 नवंबर का जो भाषण था, 18 मर्तबा करप्शन, 8 मर्तबा काउंटरफिट, करप्शन, काउंटरफिट, नेशनलिज्म, ब्लैक मनी, अब कैशलेस पे आ गए। बाद में प्रधानमंत्री बोलेंगे देखिए इतना पैसा आ गया और मेरी वजह से आ गया। अरे भाई, 14 लाख में 13 लाख करोड़ आ गया, तो विंडफॉल कहां गया? फिर कहां गया विंडफॉल? सरकार कह रही है अभी आने तो दीजिए, उसके बाद जिन जिन लोगों ने डिपॉजिट किया है उनसे टैक्स वसूला जाएगा, उसके बाद आगे टैक्स रेट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी। कहां जीडीपी? वो कह रहे हैं तो टेम्परेरी रोड ब्लॉक। अरे टेम्पररी, आप 70% इनफॉर्मल इकोनॉमी को तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। ये क्या कोई खिलौना है कि इस तरह से बना देंगे दोबारा? लेकिन उस 70% में आप मुसलमानों वाला एंगल क्यों ढूंढ लेते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या मुसलमान इस देश के सिटीजन नहीं बिल्कुल है, सबके लिए क्यों नहीं? बिल्कुल है। मैं मुसलमान दलित की बात कर रहा हूं, सबसे वल्नरेबल वो है कैश इकोनॉमी में। सब आप यूपी के लिए तो नहीं कर रहे हैं, यूपी चुनाव के लिए मुसलमान और दलित? देखिए, मैं जरूर पॉलिटिशियन जरूर हूं, मैं कोई फिलोसोफर या कोई वो नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन जरूर हूं, मगर हकीकत को बयान करना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। यूपी इलेक्शन में होकर देखेंगे लोग, जो आज लाइन में खड़े हुए सर्दी में, कल वोटर लाइन में भी खड़े रहेंगे और अपना जवाब देंगे। जिन आज इलेक्शन बड़े मजे का होगा। आज ये कह रहे हैं कि हफ्ते में 24,000 रुपये, इलेक्शन होगा 3 हफ्ते का। अगर आप कैंडिडेट हैं तो क्या आप 75,000 में इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन कमीशन को तो मजा आएगा कि भाई 1 लाख में कोई इलेक्शन लड़ेगा, पार्टी भी 24,000 नहीं निकाल सकेगी। अच्छा, अब आप नहीं देखते जाइए, अब जो खेल होगा ना डुगडुगी का, मजा आएगा। अभी तो ये तो शुरुआत है, इब्तिदा इश्क है, देखिए आगे होता है क्या। आप भी ढंग से लड़ने जा रहे हैं ना यूपी का इलेक्शन? नहीं, मैं बेढंग आदमी हूं भाई, मैं तो एंटी नेशनल हूं, कम्युनल हूं, सब चीज हूं मैं। हर बुराई का मुंबा मैं हूं, मैं जाऊंगा बराबर। हिंदू मुस्लिम का विभाजन करने जा रहे हैं।
हाँ, ये बिल्कुल। चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम विभाजित हो जाए, और विभाजन के लिए ये जिम्मेदार केवल ओवैसी जी होंगे, और इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में गए थे और खाली हाथ लौट आए। बिहार भी गए मैं थे, बिहार भी गया था बिहार तो से हारे खाली ही। हाथ लौट आए। मैं बिहार भी गया था तो हारे ही है। मैं बिहार भी गया तो हारे, और जिस राज्य से ये आते हैं, आजादी के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम एमपी जीतकर नहीं आया। और सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे आप देख लीजिए भाई, कभी मुस्लिम वोट बैंक था ही नहीं। मैं तो शुक्रिया अदा किया प्रधानमंत्री का कि आपने इस मुस्लिम वोट बैंक के मिथ को तोड़ा, और मैं हमेशा से कायल रहा कि हिंदू वोट बैंक रहा है इस मुल्क में, और हर पार्टी उस हिंदू वोट बैंक के लिए काम करती है। किसने मुस्लिम वोट बैंक का मिथ तोड़ा, कैसे तोड़ा? नहीं, कभी मोदी एक जी ने सेकंड। ऐसे शब्दों एक का सेकंड, प्रयोग एक किया ही सेकंड, नहीं। बैठ जाइए। हाँ, हिंदू मुस्लिम की बात कभी मोदी जी नहीं किया। सभी के हित के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात मोदी जी ने किया है, इसलिए उन्होंने कभी हिंदू और मुस्लिम के बीच में विभाजन के शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया है। अच्छा, मैं ये चाहे समझ वो नहीं पा रहा लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वेदांती जी, विधानसभा का जरा चुनाव। सुनिएगा, इन्होंने कहा ओवैसी साहब ने कि मोदी जी ने मुस्लिम वोट बैंक का मिथ तोड़ा, इसका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं ओवैसी साहब। नहीं, हमेशा से होता क्या था कि बीजेपी बोलती थी कि अपीजमेंट, मुस्लिम वोट बैंक, और हमारे हाथ में एक लॉलीपॉप दिया जाता था। आज सबको मालूम हो गया कि ये वोट बैंक, वो लॉलीपॉप कौन देता था? ये तमाम पार्टीज देते थे, तमाम पार्टीज देते थे। इसकी जिम्मेदार हम भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, मैं कह रहा हूं। इसीलिए अगर आप हमारा एम्पिरिकल डेटा देखेंगे सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का, तो कितना बुरा है। तो मोदी जी ने मिथ कैसे तोड़ा है? मोदी जी ने इस मिथ को इस तरह तोड़ा कि उन्होंने 31% वोट लिया और पूरे उत्तर प्रदेश से एक भी मुसलमान नहीं जीता, और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बीजेपी की तरफ से 400 सीट 420 या 30 पे लड़े थे, जिसमें से 8 मुसलमानों को टिकट दिया, 7 की जमानत जब्त हुई, 1 अपनी जमानत बचा सका। तो आप खुद देख लीजिए, ये डेटा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। ओवैसी साहब, मैं अक्सर ये सोचता हूं, मैं जब आपके बयान सुनता हूं या पढ़ता हूं, खासतौर से मोदी जी के बारे में, आपको मोदी जी से इतनी प्रॉब्लम क्या है? बल्कि मैं नफरत शब्द का इस्तेमाल करूंगा। ऐसा लगता है कि आज आप लड्डू खा के आए लाइन में नहीं, ठहरे बिल्कुल रखे नहीं, बीजेपी का। बिल्कुल नहीं, आप लड्डू खा के आए, 1 खाए 2 खाए बताइए। लड्डू नहीं खा। और उसमें ये भी गारंटी है कि पुराने लड्डू भी वापस करा सकते हैं आप, अगर 2 है तो। नहीं, ओवैसी आप जी को लगता है वो लड्डू खा का के वो जवाब मिठास की वेदांती बात जी कर रहे हैं आप। लड्डू ऐसा का है जवाब कि वेदांती जी देंगे, लेकिन आप मेरे सवाल का ओवैसी जी जवाब दीजिए। ओवैसी जी इस बात को जानते हैं कि वेदांती मोदी जी जी ने जवाब दे लीजिए जरा, एक सेकंड। हाँ, देखिए, कि मोदी जी से आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं, कभी बिल्कुल। कभी आप उन्हें जालिम कहते हैं, फकीर नहीं जालिम है, फिर आप कहते हैं कॉमेडी शो के एक्टर हैं। जा रहे हैं पंडित जी। नहीं आ रहे। फिर आप कहते हैं कॉमेडी शो के एक्टर हैं, कभी आप उनको सीधे चैलेंज कर देते हैं, अब देखिए, कभी आप कहते हैं उनके पाप का घड़ा भर गया। हिंदुस्तान के वजीर आजम नोटबंदी करके जापान गए, वहां जाकर बोले 500 की नोट गए, गोवा को आए और रोना शुरू कर दिए। फिर उत्तर प्रदेश गए, बोले नींद की गोली अमीर खा रहा है। फिर उसके बाद आप कहीं और एक और मुकाम पर जाकर कुछ और भाषण दे दिए। भाई, मेरी जान को खतरा है। आप कॉन्फिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर अगर कहेगा मेरी जान को खतरा है तो स्टॉक एक्सचेंज तो पिट गया। अरे प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरा है, और हिंदुस्तान के वजीर आजम की मुखालिफत करना ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मुखालफत करिए, बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करिए। और जिंदा रहे तक करते रहूंगा। वो बिल्कुल करिए। और देखिए, मैं कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी नहीं हूं कि गाकर दिल खुश कर दूंगा या नाचूंगा। मेरा राइट है, मैं खिलाफ बोलूंगा और बोलते रहूंगा। बिल्कुल बोलिए। और मैं किसी के बोलने पे पीछे हटने वाला नहीं हूं। हाँ। हाँ, जिनके मुफादात वाबस्ता होंगे वो खुले तौर पर उनकी जाके आशीर्वाद या खामोशी से पीछे जाते होंगे। मेरा तो कोई मुफाद ही नहीं है। मेरा मुफाद यह है कि मुल्क में जो गलत पॉलिसी अपनाई जा रही है, आप अंदाजा लगाइए कि मुल्क का यह पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने जय श्री राम के नारे लगाए। बताइए, कोई प्राइम मिनिस्टर ने जय श्री राम का नारा उसमें लगाया? दिक्कत क्या है? अगर मैं प्राइम मिनिस्टर उसमें होता, दिक्कत क्या है? अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता इस मुल्क का, मैं कभी नहीं होऊंगा, और मैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाता, तो आप लोग तो मेरा बाजा बजा देते। साथ का मेरा जो मजहब है, मैं अपने घर पे लेके जाऊंगा, मैं अपनी मस्जिद में जाऊंगा। मैं किसी पर फोर्स नहीं कर सकता कि इस मुल्क को मैं ये नहीं कह सकता कि इस मुल्क को मैं इस्लामिक मुल्क बना दूंगा। मैं ये कहता हूं कि इस मुल्क का इतिहास, इस मुल्क की रूह, उसकी डाइवर्सिटी है। मैं इस मुल्क को किसी मजहब के सांचे में नहीं डालना चाहता हूं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है कि मेरे इलाकों में बैंक खोलो, मुझे आप नौकरी दो, उस एटीएम में पैसा डालो। मैं कौन सी बात कर रहा हूं मजहब की? मैं हिंदुस्तान के जो ये मुल्क की खूबसूरती है कि इसमें इतने मजाहिब हैं, इतने कल्चर्स हैं।
हम सबको सेलिब्रेट अभी करते भी हैं। समझ नहीं पा रहा हूं कि आप आप नहीं समझना कैशलेस की चाह रहे तरफ तो मैं जाने नहीं के लिए समझा नहीं, मैं ये सकता। समझ नहीं पा रहा हूं कि कैशलेस की तरफ अपने खुद को या अपने लोगों को ले जाने में दिक्कत क्या है। ओवैसी साहब, आप क्या कैशलेस पेमेंट करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं निजी तौर पे। नहीं, मेरे पास क्रेडिट कार्ड जरूर है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का है। हालत मजबूरी में कभी इस्तेमाल करना पड़ता तो कर लेता हूँ, वरना तो मुझे क्या होता है कि पैसा मेरे हाथ से जाता है ना, तकलीफ होती है मुझे। हाँ। ये कार्ड से जब जाता है समझ में नहीं आता। और मैं क्यों, अगर 3,000 रुपए का डीजल डलाऊं गाड़ी में, तो मैं क्यों बैंक को 40 रुपए दूं? मेरे 40 रुपए हैं, वो सिर्फ क्रेडिट मैं कार्ड क्यों पे- दूं? हाँ, क्रेडिट अरे कार्ड मैं पे क्यों दूं भाई? हाँ। मेरा पैसा है, मुझे 40 रुपए मैं क्यों दूं उसको? मैं क्यों दूं? तो मैं डेबिट कार्ड यूज करिए, नहीं, एक कार्ड है काफी है। और भी 4 ऑप्शन है। अरे भाई, आज सरकार के मंत्री बता के गए 5 ऑप्शन है। अरे बोले अब तो स्मार्टफोन भी नहीं चाहिए, जीएसएम फोन पे भी हो जाता है। अरे वो ये तो मैं यही तो आधार से लिंक करिए, मैं हो तो- जाएगा। मैं तो- स्मार्टफोन तो होगा आपके मैं पास। तो यही कह रहा हूं ना कि आप महाराष्ट्र में कल से कह दीजिए कि जो 5 स्टार होटल को जाएगा 20,000 रुपए की अब limit आप मेरा नहीं। सवाल टाल रहे हैं। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ना, नहीं, मेरा सवाल टाल रहे हैं। टाल नहीं रहा हूं, मैं सरकार को तो आप करना मुझे समझा चाहिए। दीजिए, आप क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी तरफ देखते हैं। अगर आप खुद कैशलेस पेमेंट करने का तरीका मैं सीख नहीं लें, करूंगा अपने कैशलेस। लोगों को सिखाएं, मैं नहीं क्यों करूंगा, करेंगे? मैं क्या इसलिए- दिक्कत है? मैं नहीं करूंगा। क्यों? अरे मेरी मर्जी भाई, आप कौन होते बोलने वाले? मेरी मर्जी, मैं अपने पैसों से खर्चा करूंगा। मैं क्यों 30% दूंगा किसी बैंक को? आप पूरे चार्जेस निकाल दीजिए जो हम गौर करेंगे। चलिए, मैं क्यों दूंगा? मेरा पैसा मैं जैसा इस्तेमाल सिर्फ करूं। क्रेडिट कार्ड में चार्जेस हैं, उसके अलावा चार्जेस नहीं। मैं देखिए, एक 4 ऑप्शन है अभी भी, और नहीं अभी भी और नहीं, कोई ये कौन बनेगा करोड़पति का प्रोग्राम तो नहीं नहीं, हो मैं रहा है आपको ना? बता रहा हूं कि 4 ऑप्शन है, फैक्ट है ये। अरे भाई, मैं उसको नहीं मानता, मैं पसंद नहीं करता। और आप अमेरिका की मिसाल देते, अमेरिका की इकोनॉमी हमारे से 10 गुना बढ़ी हुई है। जर्मनी में कैश ज्यादा है। हम बार बार अमेरिका, जर्मनी, अरे भाई हिंदुस्तान को देखो भाई। कैश टू जीडीपी रेशो जो है वो हमारे यहाँ ज्यादा है, बाकी मुल्कों मेरे से कम। भाई, अमेरिका में 8% है, मगर हमारे पास 12 है। अमेरिका की इकोनॉमी 20 गुना बड़ी है हिंदुस्तान से। जर्मनी की इकोनॉमी हमसे 10 गुना बड़ी है, वहां पर कैश है। यानी कैशलेस होने का कोई फायदा नहीं, आप देखते हैं? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। खाली मुसलमानों के लिए नहीं है या पूरे देश के लिए किसी कोई के फायदा लिए नहीं? देखिए, जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनको रोज काम करना पड़ता, लेबर को, टेलर को, ये सब लोग कैश इकोनॉमी में डील करते। आप सबको खत्म कर देंगे, कौन लेगा? 2,000 रुपए की नोट कोई लेने तैयार नहीं है। हैदराबाद में जितने पेट्रोल पंप से वहां लिखा हुआ है कि कैसा करेंगे। अब आप पूछ लीजिए स्वामी जी से, एक गुरु हैं जिनके बोलने पर शिशु ने काम कर दिया, अब वो गुरु कह रहे हैं 2,000 की नोट भी निकाल देंगे। अरे क्या होगा क्या भाई इस मुल्क का? कि मजाक बना लिए क्या? कोई कंपनी है प्राइवेट, ये मुल्क है ये कि अपने जो दिल में अब तक मालूम आपको, मोदी साहब ने 130 फरमान जारी किए अब तक। एक कंपाइलेशन करके दे दीजिए हमको आरबीआई के कि क्या क्या फरमान है आपके, रोज नया, रोज नया, रोज नया। अब नहीं मालूम कि 2,000 की नोट भी चली जाएगी शायद 30 वेदांती जवाब दीजिए। ओवैसी साहब साफ कह रहे हैं, हमें नहीं कैशलेस होना है, हमें अपने पैसे से अपना खर्चा करना है और सारी जिंदगी कैश से चलानी, सरकार फोर्स ना करे हम। ओवैसी जी भले अपने लिए ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता ये चाहती है कि हम नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़ें और मोदी जी ने जो काम प्रारंभ किया है उसमें सहयोग करें। और इसीलिए जो लाइन लगी हुई है, उन लाइनों में जा करके हमारे प्रेस के लोगों ने जो उनसे वार्ता किया, वार्ता के बाद जो संदेश वहां से आया है और मोदी जी ने जो संदेश लोगों से मांगा था, लगभग 92% लोगों ने मोदी का समर्थन किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये कैशलेस की जो परंपरा मोदी जी डाल रहे हैं, ये देश के हित में है, समाज के हित में है, हर जाति के हित में है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर के हित में इस काम को किया है। इससे देश का विकास होगा, समाज का इस पर तो बहस है ही नहीं दुनिया भर में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, दुनिया भर में, कि कैशलेस होने के बहुत फायदे होते हैं। बहुत फायदे हैं। ओवैसी साहब एक बात बताइए, अब मैं ट्रिपल तलाक पे आ रहा हूं क्योंकि हाल में ये भी बहुत खबरों में रहा है। आप तो शादी नहीं हो रही, तलाक क्या होगा सर? आप तो पहले शादी करवा दीजिए मेरे लोगों की, उसके बाद तलाक पे आइए। शादी नहीं हो रही है सर, आप क्यों ट्रिपल तलाक पे जा रहे? कई शादियां कैंसिल हो चुकी हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अब आप डिमोनेटाइजेशन पे तलाक इशू लाना चाह रहे हैं। देखिए, मोदी साहब ने हिंदुस्तान के गरीब आवाम को 500,000 लेके तलाक 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 कह दिया, तो आप इससे क्या पूछ रहे हैं सर?
आप बदलने को तैयार क्यों नहीं है? नहीं सर, हम नहीं आप बदलेंगे। बदलिए, कैशलेस की तरफ जाइए, ट्रिपल तलाक को छोड़िए। सर, हम पुराना एंटी- हो गया, हम एंटी- औरतों का एक्सप्लॉयटेशन तो होता है। अरे तलाक सर, हम करना एंटी चाहते हैं। नेशनल है, हम मोदी जी ने कम्युनल कभी नहीं है, कहा हम कि नहीं तलाक बदलेंगे। से 500 रुपए हमको का तलाक दिया सर्टिफिकेट जाए। दिया जा चुका है कि हम एंटी नेशनल है, कम्युनल है। और भी कुछ बोलना चाह रहे तो बोलिए, जिंदगी के सफर में। नहीं, ट्रिपल ट्रिपल तलाक पे क्यों आप इसको सपोर्ट करते हैं? औरतों का एक्सप्लॉयटेशन है, हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सारी औरतें कहती हैं, इवन मुसलमानों में। अच्छा ठीक है, आपको मालूम, कल वायर डिजिटल में अबू साले शरीफ का आर्टिकल आया, डिजर्टेड वाइव्स। अब और नहीं बोलता, अक्लमंद को इशारा काफी है। डिजर्टेड वाइव्स में ज्यादा मुसलमान नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मैं ही लूं। हिंदुस्तान में 10 साल की उम्र में 1,01,00,000 गैर मुस्लिम बच्चियों की 10 साल की उम्र में शादी हो गई। कभी प्रधानमंत्री नहीं बोलते इन बारे में। गोवा में भी इलेक्शन है ना, वहां जाकर कह दीजिए कि गोवा का कानून यह कहता है, स्वामी जी सुनिए, कि अगर 25 साल की उम्र तक कोई हिंदू औरत बच्चा पैदा नहीं करती तो उसके शौहर को दूसरी शादी कर सकता। 30 साल की उम्र में बेटा नहीं पैदा हुआ तो दूसरी शादी कर सकता। प्रधानमंत्री बोल दें कि हम ये लॉ बदल देंगे, क्या ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम ये कोर्ट मसला सुनिए, एक मुस्लिम महिला, बल्कि कई मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम। तो नोटबंदी से लेकर ट्रिपल तलाक पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी मनी मंथन जारी है।